बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्समैन में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम सिंप्लेक्स मेथड के एल्गोरिदम को एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। सिंप्लेक्स मेथड को हम लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स जिनमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होता है यानी जिसको हमने मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना होता है। अगर हमारे पास कॉस्ट टाइप का फंक्शन होगा तो हम उसको मिनिमाइज़ करेंगे, और अगर हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन होंगे तो हम उनको मैक्सिमाइज़ करेंगे। और साथ में हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स दी होती हैं जिनमें प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी पर रिस्ट्रिक्शन होती है। हमें उन कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हुए, उनके अंदर रहते हुए अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना होता है। इसी तरह हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज़ इक्वल टू x1 माइनस 3 x2 माइनस 2 x3। इसको हमने मिनिमाइज़ करना है और इसके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, वो ये 3 कंस्ट्रेंट्स हैं। तो हमने इस लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को और सिंप्लेक्स मेथड को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड पे जितने वेरिएबल्स होंगे, एक दो वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल हैं, चार वेरिएबल हैं, उनको उठा के जी की राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना है। तो इनको उठा के जी की लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। उसके बाद कंस्ट्रेंट्स में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेस है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल को ऐड करेंगे, पॉजिटिव वेरिएबल को ऐड करेंगे तो ये दोनों साइड्स को हम इक्वल कर सकते हैं। तो इन साइड्स में, इन इक्वालिटीज़ में हम स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करेंगे s1 s2 s3। स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करेंगे, स्लैक का मतलब कमी, यानी कि जितनी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कम होगी उतना हम ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, ये इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी। उसी तरह फर्स्ट इक्वेशन में s1 स्लैक वेरिएबल ऐड कर देंगे। सेकेंड इनइक्वालिटी वो भी लेसर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेस है, तो उसमें एक वेरिएबल s2 ऐड कर देंगे। और इसी तरह थर्ड इनइक्वालिटी, उसमें भी एक स्लैक वेरिएबल ऐड कर देंगे s3। जो वेरिएबल हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इन्वॉल्व होंगे x1 x2 x3, उन्हें हम नॉन बेसिक वेरिएबल बोलते हैं। और जो हम स्लैक वेरिएबल्स ऐड करते हैं s1 s2 s3, इनको हम बेसिक वेरिएबल्स बोलते हैं। तो हम एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं। एल्गोरिदम कहता है, फर्स्ट स्टेप है डिटरमाइन अ स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। सबसे पहले हमने एक स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन डिफाइन करना है। अगर हम टू डायमेंशन की बात करें, अगर हमारे पास दो लाइंस हैं और इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनकी फिजिबल जो रीजन है वो ये फिजिबल रीजन आ रहा है, तो हमें पता है कि जो भी फिजिबल सोल्यूशन है वो कॉर्नर पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करते हैं, इन कॉर्नर पॉइंट्स पे। अब हमारे पास ये 6 डायमेंशनल स्पेस है, जी में x1 x2 x3 और साथ s1 s2 s3, ये 6 के 6 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, x1 x2 x3 s1 s2 s3, ये 6 के 6 वेरिएबल्स को 0 0 पुट करेंगे। यानी कि ओरिजिन पे सबसे पहले हम स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल जो सोल्यूशन निकालेंगे वो ओरिजिन पे निकालेंगे। जब ओरिजिन पे निकालेंगे जी में x1 x2 x3 और s1 s2 s3 वो ऑलरेडी 0 0 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें z इज़ इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी कि एक ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन हमें ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इनको टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। इन इक्वेशंस को सबसे पहले 0 लिखेंगे, बेसिक वेरिएबल का कॉलम लिखेंगे सबसे पहले नंबर पे। उसके बाद x1 x2 x3 नॉन बेसिक वेरिएबल्स। उसके बाद s1 s2 s3 वो बेसिक वेरिएबल यूज़ करेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन या राइट हैंड साइड ये वाली, उसका कॉलम लेंगे और एंड पे रेशियो कॉलम लेंगे। सबसे पहले ज़ीरो के कोएफिशिएंट, ज़ीरो में x1 का कोएफिशिएंट -1, x2 का कोएफिशिएंट 3, x3 का कोएफिशिएंट 2, s1 s2 s3 ये तीनों इन्वॉल्व नहीं है, इनके कोएफिशिएंट 0 और राइट हैंड साइड पे z की 0। इसी तरह S1 रो, फर्स्ट रो जिसमें पहला स्लैक वेरिएबल ऐड किया, उसमें कोएफिशिएंट x1 का 3, x2 का -1, x3 का 2, s1 का कोएफिशिएंट 1, s2 और s3 तीनों इन्वॉल्व नहीं है, तो इनके कोएफिशिएंट 0 और राइट हैंड साइड पे सोल्यूशन 7। इसी तरह s2 और s3 इन दोनों रोज के कोएफिशिएंट लिखेंगे x1 x2 x3, s1 s2 और s3 के। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, सेलेक्ट एन एंटरिंग वेरिएबल यूजिंग ऑप्टिमलिटी कंडीशन। ऑप्टिमलिटी कंडीशन को यूज़ करते हुए हम एक एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड करेंगे। इन नॉन बेसिक वेरिएबल में से हम एक ऐसा वेरिएबल डिसाइड करेंगे जो इन बेसिक वेरिएबल की जगह लेगा। किसी एक नॉन बेसिक वेरिएबल को इनमें से किसी एक बेसिक वेरिएबल की जगह लेनी है। उसका क्राइटेरिया क्या है, वो कौन सा है,
मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में एंटरिंग वेरिएबल इन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इज़ नॉन बेसिक वेरिएबल विद मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में ज़ीरो में से जो वेरिएबल्स हैं इनमें से जो सबसे मोस्ट नेगेटिव है वो वाला सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है तो मिनिमाइजेशन का क्राइटेरिया एंटरिंग वेरिएबल इन नॉन बेसिक वेरिएबल विद मोस्ट पॉजिटिव कोएफिशिएंट इन ज़ीरो। तो ज़ीरो में से जो सबसे मोस्ट पॉजिटिव कोएफिशिएंट होगा वो डिसाइड करेगा कि एंटरिंग वेरिएबल कौन सा है। तो यहाँ पे मोस्ट पॉजिटिव कोएफिशिएंट 3 है, इसका मतलब x2 हमारा ये एंटरिंग वेरिएबल होगा। अब हमने डिसाइड करना लिविंग वेरिएबल, x2 इज़ एंटरिंग वेरिएबल। अब हमने डिसाइड करना लिविंग वेरिएबल, और अगर इन दोनों में से किसी दो के कोएफिशिएंट सेम आ जाएं, यानी कि यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए, यानी कि टाई आ जाए, तो टाइज को आर्बिट्रेरीली ब्रेक करते हैं, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को भी एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड कर सकते हैं। इससे प्रॉब्लम पे कोई असर नहीं होगा। स्टेप नंबर 3, सेलेक्ट अ लिविंग वेरिएबल बाय यूजिंग फिजिबिलिटी कंडीशन। अब हमने इन बेसिक वेरिएबल में से किसी एक को चूज़ करना है जो कि लीव करेगा, जिसकी x2 जगह लेगा। उसका क्राइटेरिया क्या है? फॉर बोथ प्रॉब्लम्स, दोनों प्रॉब्लम्स के लिए, यानी मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन दोनों तरह की प्रॉब्लम के लिए, द लिविंग वेरिएबल इज़ द बेसिक वेरिएबल विद लीस्ट पॉजिटिव रेशो। जो बेसिक वेरिएबल होगा वो सबसे छोटी पॉजिटिव रेशो वो डिसाइड करेगी कि इनमें से कौन सा वाला लिविंग वेरिएबल। इसके लिए क्या करेंगे, हम इस सॉल्यूशन कॉलम को, सॉल्यूशन वाला जो कॉलम है, इसको 1 बाय 1 डिवाइड करेंगे इस एंटरिंग वेरिएबल वाले कॉलम के साथ, और जो रेशो सबसे छोटी होगी वो रेशो डिसाइड करेगी कि इनमें से कौन सा वाला वेरिएबल लिविंग वेरिएबल होगा। 7/-1, 12/4, इसका आंसर 3 आएगा, और 10/3, इसका आंसर आएगा 3.3। तो हमने चूँकि पॉजिटिव रेशो लेनी है तो ये वाली इग्नोर कर देंगे, और इन दोनों में से सबसे छोटी पॉजिटिव रेशो ये 3 है, तो इसका मतलब S2 हमारा लिविंग वेरिएबल होगा। तो नेक्स्ट टेबल में हम क्या करेंगे, S2 की जगह पे x2 रिप्लेस कर देंगे, और इस रो और इस कॉलम, इन दोनों के इंटरसेक्शन में आने वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा पिवट एलिमेंट होगा। ये एलिमेंट हमारा पिवट एलिमेंट होगा। पिवट एलिमेंट इसको यहाँ पे हमने 1 करना है, तो यानी कि इस रो को हम पिवट एलिमेंट 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टेबल में पहली दोनों रो एज इट इज़, तीसरी रो को हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये -1/2 आएगा, 4/4 1 हो जाएगा, 0 0, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4, 0, और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, और चौथी रो ये भी एज इट इज़ लिखते हैं। और सिंप्लेक्स मेथड का एल्गोरिदम भी यही कहता है कि इन रोज़ को हमने कैसे डिराइव करना है। सबसे पहले नंबर पे पिवट रो, रिप्लेस द लिविंग वेरिएबल इन द बेसिक कॉलम विद द एंटरिंग वेरिएबल। यही हमने किया कि लिविंग वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया एंटरिंग वेरिएबल के साथ, x2 के साथ रिप्लेस कर दिया। उसके बाद न्यू पिवट रो इज इक्वल टू करंट रो डिवाइडेड बाय पिवट एलिमेंट। जो न्यू रो मिली उसको क्या किया, जो करंट रो है उसको पिवट एलिमेंट 4 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास ये न्यू रो मिल गई। ऑल अदर रोज इंक्लूडिंग z, और इसके अलावा जो बाकी रोज हैं उनको क्या करना है, न्यू रो वो कैसे निकलेगी, करंट रो माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय न्यू पिवट रो। इसका मतलब ये है कि 1 के ऊपर हमने 0 0 करना है और 1 के नीचे 0 0 करना है। तो इसके लिए मैंने एक स्टेप अलग से किया है, जिसमें 1 को अलग से 1 के ऊपर 0 0 किए और 1 के नीचे भी 0 0 एलिमेंट्स को किए। अब 1 के ऊपर हम 0 0 कैसे कर सकते हैं, अगर हम इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करें और इस रो में से इस रो को माइनस करते हैं, यानी कि S3 रो में से x2 रो को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह S1 रो को x2 में ऐड कर दें, S1 रो को x2 रो में ऐड कर दें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0 में से x2 रो को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यही चीज़ें, यही स्टेप्स इन रोज़ में भी फॉलो करने। तो इससे हमें ये मिलेगा 1 के ऊपर 0 0 और 1 के नीचे 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे उसके बाद देन गो टू स्टेप 1 अनटिल। अब स्टेप 1 की तरफ वापस कब तक जाना है, जब ऑल नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट इन ज़ीरोज़ आर पॉजिटिव इन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में जो ज़ीरो के सारे कोएफिशिएंट्स हैं
वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएं, एंड ऑल नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट्स इन ज़ीरो और नेगेटिव इन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, और मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में सारे के सारे कोएफिशिएंट्स जब तक नेगेटिव ना हो जाएं। तो इसका मतलब ये कोएफिशिएंट अभी भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये दोबारा स्टेप 2 की तरफ जाएंगे एल्गोरिथम के। फिर से एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड करेंगे, लीविंग वेरिएबल डिसाइड करेंगे। एंटरिंग वेरिएबल क्या होगा, मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में सबसे जो मोस्ट पॉजिटिव है वो हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल होगा, इसका मतलब x3 एंटरिंग वेरिएबल होगा। लीविंग वेरिएबल को कैसे डिसाइड करते हैं, इस सोल्यूशन कॉलम को इस एंटरिंग वेरिएबल के नीचे जो एंट्रीज हैं उनके साथ डिवाइड करते हैं। 10/2 5 आ जाएगा, 3/0 और 1/8। 10/2 हमारे पास 5 आ जाएगा, 3/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, ये नहीं लेंगे, और 1/8 ये इन दोनों में से सबसे मिनिमम 1/8 होगी, तो इसका मतलब S3 ये हमारा लिविंग वेरिएबल होगा। तो नेक्स्ट कॉलम में हमने क्या करना है, S3 की जगह पे x3 रिप्लेस कर देना है, और इस रो और इस कॉलम की इंटरसेक्शन में जो पिवट एलिमेंट आ रहा है उससे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बाकी तीनों रोज को एज इट इज़ लिख देना है। अब हमने क्या करना है, इस 1 के ऊपर तीनों जगह पे 0 0 कराना है। इसके ऊपर तो ऑलरेडी 0 है, इसको नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज़ रहने देंगे। यहाँ पे 0 करना है, इसका मतलब x1 में से 3 टाइम्स x3 माइनस करें, 2 टाइम्स x3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी तरह 0 में से x3 रो को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह इस 1 के ऊपर नीचे 0 हो जाएगा। इसी तरह ये बाकी स्टेप्स भी चेंज होते, ये एंट्रीज भी चेंज होती जाएंगी। तो 1 के ऊपर नीचे ऊपर भी 0 कर दिया हमने। अब भी हमारे पास एक एंट्री ऐसी है जो पॉजिटिव है, इसका मतलब सिंप्लेक्स मेथड अभी एंड नहीं होगा। ये एंट्री इन सब में से हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसको डिसाइड करेंगे, तो इसका मतलब x1 हमारे पास लिविंग एंटरिंग वेरिएबल होगा। अब हमने लिविंग वेरिएबल डिसाइड करना है, तो सोल्यूशन कॉलम की एंट्रीज़ को इस एंटरिंग वेरिएबल की एंट्रीज़ के साथ डिवाइड करते जाना है। जब इनको डिवाइड करते जाएंगे, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं, 3 को डिवाइड करेंगे नेगेटिव के साथ, 1/8 को इस नेगेटिव -15 5/15 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये दोनों नेगेटिव आएंगे, तो पॉजिटिव एक ही रेशो आएगी ये वाले। तो इसका मतलब हमारा S1 वो लीविंग वेरिएबल होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में S1 लीव कर जाएगा, x1 एंटर होगा, x1 एंटरिंग वेरिएबल, S1 लीव कर गया। अब हमने क्या करना है, इस रो और इस कॉलम यानी कि लीविंग रो और एंटरिंग कॉलम, इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट है पिवट एलिमेंट, उससे हमने कर देना है डिवाइड, ताकि यहाँ पे 1 हो जाए। ये सारी रो को हमने डिवाइड कर दिया 25/8 के साथ, या 8/25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। अब हमने इनके ऊपर और इनके नीचे 0 0 करने हैं। वही रो 0 में से माइनस करेंगे 9/8 टाइम्स x1 रो, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब x2 रो में x1 रो को 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो ये -1/2 + 1/2 ये 0 हो जाएगा। इसी तरह ये बाकी एंट्रीज भी चेंज होती जाएंगी। x3 रो इसको 5/16 टाइम्स x1 रो में ऐड कर दें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस तरह 1 के ऊपर वाली एंट्रीज़ और 1 के नीचे वाली एंट्रीज़ भी 0 0 हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन इससे क्या आता है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये ऑलरेडी दोनों टर्म्स 0 हैं, ये भी 0 है, ये भी 0। अब जब इनको माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 0 करेंगे तो ये x1 भी 0 आ जाएगा, x2 भी 0 आ जाएगा, x3 भी 0 आ जाएगा, और S1 S2 S3 इनके कोएफिशिएंट्स नेगेटिव आ जाएंगे, और साथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब अब 0 में कोई भी कोएफिशिएंट ऐसा नहीं है जो कि पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब ये z यहाँ पे मिनिमाइज़ हो गया, ऑप्टिमाइज़ हमने z को कर लिया। तो x1 का सोल्यूशन क्या आएगा, x1 78/25, x2 हमारे पास 114/25, x3 हमारे पास 11/10। जब इन तीनों वैल्यूज़ को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करते तो इसका आंसर -319/25 आता है, जो कि नेगेटिव है। जब भी z का आंसर नेगेटिव आ जाए इसका मतलब हमारा जो z वो मिनिमाइज़ हो गया। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।